हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रजिस्ट्रेशन जो कि जीएसटी में हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हेन डज द लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइज, कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारी लायबिलिटी कब अराइज होती है और कब हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो देखो, व्हेन टू रजिस्टर, इसमें हम टू केसेस पढ़ेंगे, केस ए और केस बी। केस ए में हम रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 पढ़ेंगे और केस बी में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। तो इसमें पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है, किन किन को वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद केस ए, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। इसमें हम टोटल 4 सिचुएशंस पढ़ेंगे। सिचुएशन 1 है एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था कि जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पर्सन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की गई है जो कि 20 लाख रुपीस है। जिस पर्सन की एनुअल टर्नओवर पूरे 1 ईयर की 20 लाख से एक्सीड करती है वो पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल होगा। तो जो ये थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है, ये कौन कौन सी हैं, किसके लिए कितनी रखी गई है, वो हम इस टेबल में पढ़ सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर गुड्स सर्विसेज और फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए और स्पेशल स्टेट के लिए अलग है। स्पेशल स्टेट्स कौन सी होती हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है। जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का मैंने बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन का मीनिंग और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या सारी प्रोसेस होती है वो सब समझ आए। तो चलिए, जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए 40 लाख रुपीस थ्रेशोल्ड लिमिट है और स्पेशल स्टेट के लिए 20 लाख रुपीस। सर्विसेज के लिए जनरल कैटेगरी स्टेट में 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ी है सिचुएशन फर्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सिचुएशन सेकंड। ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस लॉ सेक्शन 22 सब सेक्शन 2। तो इसमें क्या होता है, देखो, जीएसटी आने से पहले दूसरे टैक्सेस लगते थे, ठीक है, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो जो पर्सन पहले से ही प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड था और टैक्सेस पे कर रहा था, तो अब सब वो लॉ हटा के वो सब जीएसटी आ चुकी है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उस पर्सन को स्पेशली नहीं कहा जाएगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो सेक्शन 139 है वो रजिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग बताता है कि जो एक्सेसी है जो कि प्रीवियस लॉ के अंडर पहले से ही रजिस्टर्ड है उसको ऑटोमेटिकली माइग्रेट कर दिया जाएगा जीएसटी की तरफ और उसको सभी रजिस्ट्रेशन की प्रोविजनल्स जो है वो उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मींस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो पर्सन प्रीवियस लॉ से जीएसटी के लिए माइग्रेट कर दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 है रजिस्ट्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफर एज पर सेक्शन 22 सब सेक्शन 3। अगर एक बिजनेस सक्सेशन अकाउंट पर या फिर कहीं ट्रांसफर किया जाता है किसी के लिए, तो जो ट्रांसफर, जब हम बिजनेस को ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफरी होगा उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से लायबल होगा रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जब जिस डेट को वो ट्रांसफर किया गया, जिस डेट को उस बिजनेस को ट्रांसफर किया गया, उस डेट को जो ट्रांसफरी है, जिसे बिजनेस ट्रांसफर किया गया है, उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो रजिस्ट्रेशन लेगा। आगे है सिचुएशन 4, रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। देखो, हाई कोर्ट है या फिर ट्रिब्यूनल है, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए देखो, अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 4 इफ द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड परसुएंट टू, अगर जो बिजनेस ट्रांसफर किया गया है उसमें है फर्स्ट पार्ट सैंक्शन ऑफ स्कीम, मतलब कि सैंक्शन ऑफ स्कीम है कि अगर कोई अरेंजमेंट करवाया गया है एक कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में, तो क्या आता है कि अगर
कोड कोई स्कीम सैंक्शन कर देती है तो उसमें सभी मेंबर्स की बाइंडिंग होती है कि उनको फिर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट हमारा ई काउंट किया जाएगा कि अगर हाई कोर्ट या फिर जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने सैंक्शन ऑफ स्कीम के लिए वो किया है, अप्लाई किया। सेकंड है अरेंजमेंट फॉर अमलगमेशन। देखो अमलगमेशन है कि कंबाइन कर देना किसी चीज़ को, है ना। तो जो अरेंजमेंट किए गए हैं अमलगमेशन के लिए वो बिजनेस इसमें है। और डी मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी, अगर एक या एक से ज़्यादा कंपनी का डी मर्जर कर दिया। डी मर्जर का मतलब है कि मर्ज का मतलब होता है कि उनको जोड़ना, कंबाइन कर देना। डी मर्जर का मतलब है कि उसको डिसॉल्व कर देना, जो मर्ज किया गया था उसको अलग अलग कर देना। तो डी मर्जर भी किया गया। तो इन 3 कंडीशंस में क्या होगा कि ट्रांसफरी जो है उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो रजिस्ट्रेशन लेगा। वो किस डेट से रजिस्ट्रेशन लेगा? द डेट ऑन विच द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो, जब कंपनीज का रजिस्ट्रार इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसका सर्टिफिकेट इशू करता है गिविंग इफेक्ट टू सच ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे, तो उस डेट से ट्रांसफरी की लाइबिलिटी बनती है कि वो रजिस्ट्रेशन ले। एक चीज आगे है कि अगर ट्रांसफरी लाइबिलिटी उसकी होती है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, तो वो कब अप्लाई कर सकता है? शेल अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैज इशूड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें ये चीज समझने वाली है कि जिस डेट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करता है, उस डेट से 30 days के अंदर अंदर ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ है जो मैंने आपको समझाई, इसीलिए इसकी हेडिंग है कि रजिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल, उनके ऑर्डर पे जो रजिस्ट्रेशन होती है। तो होप ये पॉइंट आपको थोड़ा समझ आया होगा। इसको समझने में शायद आपको थोड़ा मुश्किल हुआ हो, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि केस ए में 4 सिचुएशंस हैं। उन 4 सिचुएशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे केस बी। तो केस बी में मैंने आपको बताया था कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। अब हम इसको ध्यान से अच्छे से समझेंगे। सिचुएशंस कवर्ड अंडर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किन किन सिचुएशंस के अंडर होगी। उसमें पहला है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है कि जब जो सप्लाई की गई है वो इंटर स्टेट मतलब 2 स्टेट्स के बीच में है। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का मीनिंग में ही मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। कहते हैं कि सेक्शन 24 प्रोवाइड्स कि अगर एक सप्लायर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम क्यों ना हो, या फिर 40 लाख या फिर 10 लाख। मतलब जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी पिछले टेबल में कि सबकी थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग है, ठीक है, एज पर गुड्स सर्विसेज और उसके अकॉर्डिंग। स्पेशल स्टेट भी है और जनरल स्टेट भी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की गई है। अगर ऐसा केस होता है, मैंने आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर कम एनुअल टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबिलिटी नहीं बनती। बट अगर एक इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लायर है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, तभी इस केस का नाम है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम क्यों ना हो, फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है जब सप्लायर की लोकेशन, जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लायर है उसकी लोकेशन और जो रिसिपिएंट है उसकी लोकेशन अलग अलग है, 2 डिफरेंट स्टेट्स में है। मतलब एक स्टेट में, जैसे पंजाब में सप्लायर है, हरियाणा में रिसिपिएंट है, तो ये 2 डिफरेंट स्टेट्स है। तो इस केस में हम उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे।
होप आपको समझ आया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि जो पर्सन ओकेजनली मतलब कभी कभी ट्रांजैक्शंस करता हो, सब गुड्स सर्विसेज सप्लाई करना या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, बट कहने का मतलब ये कि उस पर्सन की जो बिजनेस की प्लेस है वो फिक्स नहीं है कि यहीं से ही वो काम करेगा। मतलब कि उस पर्सन को उस जगह पे मतलब एक बिजनेस मान लो उसने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाई है, बट उसकी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो किसी और जगह पे जाके बिजनेस कर रहा है या अपना सप्लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसे हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। अब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है कि उसको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करानी पड़ेगी, वहाँ पे जहाँ से वो सप्लाई करना चाहता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज एक पर्सन है जिसकी अपनी एक बिजनेस है, वो उसने महाराष्ट्र में करवाया गया है, बट उसका जो टर्नओवर है वो 6 लाख, जो 6 लाख है वो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, जिसकी वजह से उसे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या कहते, देखो वो महाराष्ट्र में उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, बट वो सूरत में जाता है, और सूरत मतलब गुजरात के पास है, जो सूरत जाता है और एग्जीबिशन लगाता है और अपने कस्टमर्स को गारमेंट्स बेचता है। तो ऐसे पर्सन को देखो उसने अपना काम किया जाके सूरत में ही उसने अपनी सेटअप किया और वहीं से उसने सेल की, तो बट उसने रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र की करवाई हुई है, तो इस पर्सन को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहा जाएगा। और उसे रजिस्ट्रेशन कहाँ की लेनी पड़ेगी, इन गुजरात एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, उसका परमानेंट जो बिजनेस है वो महाराष्ट्र में, बट एग्जीबिशन वो सूरत में जाके लगा रहा है गुजरात में, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो गुजरात की लेनी पड़ेगी। तो ये है इसकी एग्जाम्पल। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। देखिए रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सेक्शन 24 प्रोवाइड्स कि एक पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करता है उसे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, अगर मतलब जो रिवर्स चार्ज पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको तो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, और चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीज़ से कम हो, 20 लाख से या 10 लाख से कम हो, एज पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की गई हैं, चाहे उसकी एग्रीगेट टर्नओवर उससे कम हो, फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है, उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। कि रिवर्स चार्ज वो होता है जिस, देखिए नॉर्मली जो फॉरवर्ड चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज होता है, दो तरह के होते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में जो सप्लायर है गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है वो टैक्स पे करता है। रिवर्स चार्ज में उसका रिवर्स होता है, मतलब रिसिपिएंट, इस केस में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। मतलब सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है और जो टैक्स की लायबिलिटी है, जो टैक्स पे करेगा वो रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रिवर्स चार्ज है। तो जो रिसिपिएंट है उसे फिर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स नोटिफाइड एज लायबल टू जीएसटी पेमेंट अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब देखिए हु आर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। पहले तो ई कॉमर्स समझते हैं। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वो सब आपको पता होगा कि डिजिटल नेटवर्क के थ्रू हम जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन होते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का मतलब वो पर्सन जो डिजिटल, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो है उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दी गई है, उस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, उस पर्सन को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो सकता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अब देखो फ्लिपकार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है,
मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेट किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ऑपरेट करने में के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? सप्लायर्स को। किस चीज़ के लिए? अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए। जो सप्लायर्स है वो अपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए एज अ प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को यूज़ करते हैं। फ्लिपकार्ट उन्हें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो आगे देखते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट इन एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी एंड सब सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स पावर। देखो, जो ये एक्ट है वो गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है। किस चीज़ की? टू स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो कौन कौन सी सर्विसेज उनके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज सप्लाई की जा सकती है, उसकी कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। गवर्नमेंट बताती है उन कैटेगरी को जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई की जा सकती है सर्विसेज। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि ये सर्विसेज सप्लाई की जा सकती है, वो बाय नोटिफिकेशन करती है। जो भी टैक्स होता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पे किया जाता है, ना कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज। मतलब जब एक सप्लायर अपने सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसकी तरफ से टैक्स नहीं पे किया जाएगा, बल्कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है टैक्स वो पे करेगा। इसलिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो जैसा कि हम केस बी पढ़ रहे हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इसीलिए ही इसमें बताया गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की लायबिलिटी बनती है कि वो जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, बट अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं हुआ। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंडर ये जो मैं टॉपिक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी हमने 4th पॉइंट पढ़ा है। 4th पॉइंट के बाद हमारे पास 6 पॉइंट्स और हैं जिन्हें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप कंप्लीट नॉलेज ले सकें। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।